नमस्कार साथियों। मित्रों, हम लोग घटना चक्र की जीएस दृष्टि की सीरीज देख रहे थे, जो कि चित्रात्मक प्रस्तुति के रूप में बहुत अच्छे से सजा के दिया गया है। बहुत बढ़िया पुस्तक है ये। पर्यावरण और पारिस्थितिकी आज हम लोग इसका देखेंगे, जो कि इसका छठा भाग है। बाकी अभी पार्ट आने बाकी हैं। तो चूँकि पर्यावरण का जो इस समय डिमांड चल रहा है सभी परीक्षाओं में, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आप देखते होंगे बराबर कहीं न कहीं कुछ न कुछ रूप में हमेशा पर्यावरण के बारे में पूछा ही जाएगा। कहीं पॉलीथीन के रूप में, तो कहीं वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा जाएगा। तो ऐसे ही करके बहुत सारे प्रश्नों के जवाब हम लोग इस पुस्तक से लेंगे, जो कि बहुत कम शब्दों में समेट के बनाई गई है। बहुत अच्छी पुस्तक है। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए चलिए मित्रों, आज शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं पर्यावरण अध्ययन जीएस दृष्टि घटना चक्र की। आप लोग ये पुस्तक ले लीजिए मार्केट से, और जो जो इम्पोर्टेंट बताए जा रहे हैं आप उसे हाईलाइट जरूर करें और बार बार दोहराते रहें। कुछ ऐसे फैक्ट नहीं है जो आपको याद नहीं होंगे। बहुत आसानी से अगर आप समझ के चलेंगे तो याद होते चलेंगे। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगा मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए बताते हुए चलूँगा। हाँ, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन अभी नहीं कर रहा, थोड़ा सा स्पीड से ही चलूँगा, लेकिन ये है कि जितनी ज़रूरत है उतना एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो आइए देख लेते हैं सिलेबस के बारे में। पर्यावरण एवं सतत विकास, जो इसका फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें हम लोगों को पर्यावरण, धारणी या एवं सतत विकास, कार्बन चक्र एवं जल चक्र, वायुमंडल, 17 धारणी विकास लक्ष्य, पृथ्वी शिखर सम्मेलन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। विभिन्न संगठन एवं संस्थाएं जो हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी के अंतर जो है पारिस्थितिकी तंत्र आता है, खाद्य श्रृंखला आती है, ऊर्जा का प्रवाह जो होता है, मतलब जैसे स्थल पे या जल पे, और जल के अंदर, या फिर आप उसे समझ सकते हैं कि विभिन्न जगहों पे कैसे कैसे ऊर्जा का प्रवाह ऊपर से नीचे जाता है, उसके बारे में भी देखेंगे। फिर जीव भार का जो पिरामिड होता है, पिरामिड से भी प्रश्न आए हैं। जैववानिकी और जैव आवर्धन देखेंगे। जैव भू रासायनिक चक्र, जो रासायनिक चक्र आता है, कार्बन चक्र होता है, वाटर चक्र होता है, विभिन्न प्रकार के जो चक्र होते हैं उसे देखेंगे, साइकिल जिसे बोलते हैं। पारिस्थितिकी आंदोलन कौन कौन से हुए, आप लोग अभी बहुगुणा जी का नाम सुने ही होंगे। तो ऐसे ऐसे जो आंदोलन हुए, क्यों हुए, कैसे हुए। जैव विविधता, और उसके बाद हरित गृह प्रभाव और जलवायु परिवर्तन से क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं। ओजोन परत का क्षरण क्यों हो रहा है, आप लोग जानते ही होंगे ओजोन परत। और उसके बाद वन एवं वन्य जीव जो इसके बारे में है। अभ्यारण्य और जैवमंडल रिजर्व के बारे में देखेंगे। वैकल्पिक ऊर्जा कौन कौन सी बन सकती है जो फ्यूचर को, हमारे देश को और पूरी पृथ्वी को एक अच्छे से बचा के और एक सतत विकास के लिए आवश्यक हो। तो उसके बाद प्रदूषण कौन कौन से हैं, जल संरक्षण कैसे किया जा सकता है, भारत के प्रमुख संगठन एवं संस्था, संबंधित राज्य और विविध। तो ऐसे ही सभी चैप्टरों को हम लोग देखेंगे। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए मित्रों, आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। मित्रों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, आपको अगर पसंद आता हो, और साथ में आप लोगों का कोई सुझाव हो तो उसे अवश्य दें। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए देखते हैं जीएस दृष्टि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का ये घटना चक्र की पुस्तक, पर्यावरण एवं सतत विकास। आप लोग मित्रों बुक ले लीजिए, अच्छी बुक है और बहुत कॉस्टली भी नहीं है, सस्ती ही है। आप इसे मार्केट में ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, परचेज कर लें। एकदम टू द पॉइंट इसमें दिया गया है, और जो भी इसमें कमियां रह गई हैं या जहाँ शब्द व समझ नहीं आते उसे हम लोगों को एक्सप्लेन करते हुए देखेंगे। पर्यावरण शाब्दिक अर्थ क्या है? परि धन आवरण, जिसको अगर हम लोग अच्छे से डिफाइन करें तो जीवों के चारों ओर से घिरा हुआ आवरण, मतलब हम लोगों के आसपास जो चीज़ें हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। अब आइए इसके बारे में देख लेते हैं, इसके विविध पक्ष। अवधारणा क्या है? लघु स्तर और बृहद स्तर अवधारणा है। और मुख्य संगठक इसमें कौन कौन से हैं? ऊर्जा है, जैविक है, भौतिक जिसे अजैविक कहते हैं। विभिन्नताओं का कारण क्या है? जलवायु में परिवर्तन और मृदा प्रकाश, स्थलाकृतियों में अंतर, ये है विभिन्नताओं का कारण जो है। कारक कौन कौन से हैं? संसाधन के रूप में है और नियंत्रक के रूप में। पर्यावरण के ये विविध पक्ष हैं। और पर्यावरण के मूल संगठक कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखें इसे। भौतिक, किसके? जैविक और ऊर्जा, ये तीन संगठक हैं। भौतिक जो संगठन है उसमें स्थल आता है, वायु आता है, जल आता है।
इसी में आपको चौथा लगा के दे देंगे पादप या जंतु दे देंगे कि बोलेंगे कौन सा भौतिक संगठन नहीं है पर्यावरण का, तो फिर ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, अच्छे खासे बन रहे हैं, कई परीक्षाओं में आए हैं। जैविक जो है पादप और जंतु सूक्ष्म जीव। आप देख रहे हैं जैविक मतलब जो जीवित है और भौतिक मतलब जो जीवित नहीं है। इंपॉर्टेंट है, स्थल, भूमि और जल ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट तो हैं लेकिन ये जीवित नहीं है। और जैविक में जो जो जीविक हैं वो हैं। और ऊर्जा के रूप में आप देख सकते हैं सौरिक, भूतापिक। सौरिक मतलब ये हुआ आपका सनलाइट और ऐसी जो ऊर्जाएं हैं उसके बारे में है। आइए अब आगे देख लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पर्यावरण का नाम ही यहीं से शुरू होता है, इस अधिनियम से। और मुझे तो नहीं लगता कोई एग्जाम बचा होगा, खूब पूछ रहे हैं, अच्छे से पूछ रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, याद रखिए 1986, 1986 के अनुसार। अब पर्यावरण की परिभाषा इसके अनुसार क्या दी गई है? किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया। मतलब किसी कोई जीव है उसके चारों तरफ जो भौतिक और जैविक दशाएं हैं उनके उनके बीच जो अंतःक्रिया है। आपको बताना कि जैसे हम लोग हैं तो इस समय जहाँ बैठे हैं तो वो मकान, रूम, पेड़ पौधे, जल, जो जो भी आसपास का इन्वायरमेंट है उसे ही पर्यावरण बोलते हैं। सामान्य परिभाषा इसकी देख लेते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है उसे ही पर्यावरण कहते हैं। सामूहिक रूप से इन्हें पर्यावरण की संज्ञा दी जाती। आगे देखते हैं निष्कर्षतः पर्यावरण क्या है? कई संगठकों से निर्मित एक संरचना जिसे पर्यावरण बोलते हैं। सभी जैविक और अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण होता है इसमें। आपको बताना जैविक और अजैविक दोनों लोग होते हैं। बृहद व लघु स्तर पर अवधारणा इसकी दी गई है। ये बड़ा भी हो सकता है या छोटा भी हो सकता है। क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय स्तर पर विभिन्नताएं होती हैं। कुछ कारक जो नियंत्रक के रूप में इसमें कार्य करते हैं और कुछ कारक जो संसाधन के रूप में इसमें कार्य करते हैं। आपको बताया ना जब पर्यावरण हुआ तो आसपास की सारी वस्तुएं हो गई, यही हो गया सिंपल सा फार्मूला। आगे चलिए देखते हैं धाड़ी या सतत विकास। अब सतत विकास या धाड़ी विकास के बारे में देख लेते हैं। ये काफ़ी अच्छा टर्म है। अब इसकी अवधारणा आप देखेंगे तो सबसे पहले देखिए वर्तमान की आवश्यकता और भविष्य की आवश्यकता। आप देख रहे हैं ना, आज की आवश्यकता और भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किए गए निरंतर विकास को धाड़ी या सतत विकास कहते हैं। आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए हम लोगों ने आज ये कोई पहाड़ी है, इसके अंदर कोयला मिला या पेट्रोलियम मिला, हम लोग इसको खूब अच्छे से इसका खनन कर रहे हैं, माइन बना के खूब अच्छे से तोड़ तोड़ के निकालो 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 निकालो। इस समय चल रहा है 2022 से फिर वो चलते चलते क्या हुआ कि उसको खूब अच्छे से खनन करते हुए 2025 तक आते आते पता चला पूरा सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ पे पेड़ पौधे जो थे उसे भी हम लोगों ने नष्ट कर दिया, जला दिया, सब कुछ यूज कर लिया। हम लोगों ने फ्यूचर के बारे में सोचा ही नहीं कि कुछ फ्यूचर के लिए भी छोड़ दें। बस यही हम लोगों ने गलती की। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर के बारे में भी आपको सोचना चाहिए ना। तो इसी को बोलते हैं धारणीय विकास या सतत विकास। कि मतलब आज की आवश्यकताएं तो नहीं रुकनी चाहिए, चलें, आज जितना पेट्रोलियम की आवश्यकता है हमें उतना निकालना है, जितना कोयले की आवश्यकता है उतना निकालना है, पेड़ पौधों से लेना है, सनलाइट से लेना है, हर जगह से सारी ऊर्जाएं, सारी सुसंगठित व्यवस्थाएं चलनी चाहिए, विकास होना चाहिए। लेकिन भविष्य के बारे में भी सोचना है कि कुछ भविष्य के लिए भी बचा के रखें। यही होता है धारणीय या सतत विकास। इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण और उचित प्रबंधन जो है इसके मुख्य उद्देश्य हैं। उद्देश्य आप लोग समझ ही गए होंगे। शब्द की व्याख्या पहली बार कब हुई थी? वर्ष 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट WCED द्वारा इस शब्द की सबसे पहले व्याख्या दी गई थी। कहाँ दी गई थी? आवर कॉमन फ्यूचर एक रिपोर्ट थी ब्रिटलैंड की, इसी में इसकी व्याख्या दी गई थी। और ये शब्द आया का पृथ्वी सम्मेलन में इस पे चर्चा हुई वर्ष 1992 में। एजेंडा 21 रियो घोषणा पत्र, रियो में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में हुआ था। उसी समय की ये घोषणा में ये दिया गया था, ये इस कंसेप्ट को लाया गया था, इस विचार को लिया गया था कि धारणीय विकास से के प्रति पूर्ण समर्थन दिया गया था कि समावेशी विकास एक ऐसा विकास हो जो सतत विकास हो, निरंतर चलने वाला विकास हो। आइए अब आगे देख लेते हैं पर्यावरण सुरक्षा, प्रदूषण। पर्यावरण सुरक्षा के लिए संकट है। पर्यावरण सुरक्षा के लिए प्रदूषण क्या है? प्रदूषण संकट है, आप लोगों को पता ही होगा सबके लिए।
ये पर्यावरण के लिए तो आप समझ लीजिए वो सब हो गए, चाहे वो हमारे लिए हो, किसी और के लिए हो, सबके लिए प्रदूषण जो है वो संकट ही है। धाड़ी विकास जो है वो पर्यावरण संरक्षण को कम करने में सहायक है। स्टेटमेंट का क्वेश्चन दे सकता है कि पर्यावरण के लिए सुरक्षा है, प्रदूषण जो है वो सुरक्षा तो देगा नहीं पर्यावरण के लिए, वो संकट है। और अगर ये दे दे कि धाड़ी विकास पर्यावरण के लिए सुरक्षित है, तो हाँ ये सुरक्षित है, लेकिन प्रदूषण सुरक्षित नहीं है। प्रकृति में कार्बन चक्र व जल चक्र। अब कार्बन चक्र और जल चक्र के बारे में देख लेते हैं, कैसे कैसे उनका साइकिल पूरा चलता है। विभिन्न प्रकार के खनिजों में विद्यमान होते हैं, विभिन्न अवस्थाओं में विद्यमान होते हैं। सबसे पहले देखिए मूल रूप ग्रेफाइट एवं हीरा में, ये क्या है, कार्बन चक्र के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। कार्बन से ही बने होते हैं हीरा और ग्रेफाइट, आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता होगा साइंस वाला वीडियो देख लें। यौगिक रूप वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट आदि इसमें पाए जाते हैं। पुनर्चक्रण विभिन्न भौतिक एवं जैविक क्रियाओं द्वारा जल के समान होता है। आइए इसकी पूरी साइकिल हम लोग देखते हैं, जो अच्छे से पूरा एकदम फिगर बना के दिखाया गया है। अब आप इस कार्बन चक्र को देखिए, ध्यान दीजिए, ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ये कार्बन चक्र है। आप देख रहे हैं मृत जीव और उसके अवशिष्ट उत्पाद जो जमीन के अंदर ऐसे पड़े हैं, उनसे कार्बन निकलता है, या जमीन पे पड़े रहे या कोई भी रहे, वो उनसे कार्बन निकलेगा। फिर आप उसको उर्वरक के रूप में या कहीं और इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप देखिए इंडस्ट्रियल औद्योगिक परिवहन से भी जो निकलते हैं वो भी कार्बन CO2 निकलेगा। CO2 कहाँ कहाँ से निकलेगा आप उसे देख ही सकते हैं, मोटरसाइकिल होगी, गाड़ी होगी, उससे भी निकलेगा। जीव जंतु जो है श्वसन करेंगे, उनसे निकलेगा। यहीं पे अगर कोई मानव होता, मानव भी श्वसन करेगा तो उससे भी निकलेगा। तो इससे ये कार्बन साइकिल जो है, ऑक्सीजन CO2 रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में। फिर इस CO2 को ले कौन रहा है, लेंगे पौधे, प्रकाश की उपस्थिति में ये बनाएंगे, ये बाहर निकालेंगे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेंगे। अवशोषित करने के बाद ये एक ऐसी साइकिल बनी हुई है कि ये ऑक्सीजन देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस साइकिल से किसी को भी एब्सेंट आप कर दिए, मान लीजिए हम लोगों ने पेड़ पौधे जमीन के सभी खत्म कर दिए, तो CO2 इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। सब लोग अपने साथ वो छोटा छोटा टैंक लेके चलेंगे, कुछ दिन तक चलेंगे, क्योंकि सारे पेड़ पौधे खत्म है, फिर ऑक्सीजन तो मिलने वाला नहीं है, सबकी जान जाएगी, कोई नहीं बचेगा, पूरी धरती एकदम शांत हो जाएगी। इसीलिए हर प्रकार के जीव जंतुओं का एक आवश्यकता होती है, एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। इनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो हम लोगों से, पेड़ पौधों से और गाड़ियों से वगैरह वगैरह से मिलता है, और ये लोग हमें ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम लोगों का जीवन चलना निरर्थक है, वो कोई भी जीव जंतु हो। जीवाश्म और जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम आदि से भी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ये आप लोगों ने देख लिया। अब आगे देख लेते हैं जल चक्र। अब ऐसे ही जो वाटर साइकिल है वो भी चलती है। वाटर साइकिल में क्या है कि आप देख रहे हैं कि ये समुद्र है, समुद्र पे सूर्य की ऊर्जा पड़ रही है। जब ऊर्जा पड़ेगी तो इवेपोरेशन होगा, मतलब एटमॉस्फेयर में जो भाप बन के वो पानी के बूंदे भाप बन के वो जाएंगी, फिर वो उससे बादल का निर्माण होगा, जल का वाष्पीकरण होगा तो बादल का निर्माण होगा। फिर उसके बाद कम तापमान पे उसके बाद फिर जो है ये कम तापमान में संघनित बादल के रूप में ये परिवर्तित होगा, और ओले और वर्षा के रूप में ये हमारी ज़मीन पे बारिश करेंगे। एटमॉस्फेयर बनेगा उनका और उमस की वजह से बारिश होगी। तो ये पर्वतीय क्षेत्र हुआ, ये स्थलीय क्षेत्र, सभी जगह। पर्वतीय क्षेत्र पे ज़्यादा बारिश इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर पर्वतों की वजह से हवाएं और जो वहाँ का संघनन क्षेत्र है वो बहुत बढ़िया बनता है। इसी की वजह से ज़्यादा करके पर्वतीय क्षेत्रों पे बारिश होती है, और बाकी तो निचले क्षेत्रों में होती है, मैदानी क्षेत्रों में भी। पर्वतों की वजह से ज़्यादा बारिश होती है। उसके बाद देख रहे हैं फिर ये जल क्या हुआ, दो प्रकार के हुए, या तो नदी में बह के जाएगा जो समुद्र में मिल जाएगा, नदी वाली धाराएं देख रहे हैं समुद्र में मिल जाएगी, या तो वो जमीन के अंदर चला जाएगा। आप लोगों ने देखा ही होगा, बारिश हुई है, जमीन पे बहुत सारा पानी लगा है, थोड़ी देर बाद पानी गायब हो गया, जबकि वो कहीं निकल नहीं रहा। वो क्या हुआ कि वो रिस के अंतःस्राव हो गया, उस जल को अंतर भूजल के रूप में परिवर्तित हो गया, ऐसे हो गया। और जल कैसे यूज हो रहा है, जैसे कोई पेड़ पौधा है, देख रहे हैं श्वसन कर रहे हैं हम लोग तो CO2 निकाल रहे हैं। CO2 में आप देख रहे हैं ऑक्सीजन के 2 कण हैं, और वाटर में क्या होता है, H2O होता है। वाटर क्या है, H2O, H2O, 2 हाइड्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 होता है, 2 ऑक्सीजन के साथ 1 कार्बन लगा होता है। तो ऐसे ही देखिए, अब जैसे जीव जंतु जो शोषण कर रहे हैं पेड़ पौधों से भी, पेड़ पौधे वो CO2 ले रहे हैं, फिर पेड़ पौधे ऑक्सीजन भी दे रहे हैं। पेड़ पौधे पत्तियों के साथ
वाष्पोत्सर्जन भी करते हैं। वाष्पोत्सर्जन मतलब क्या हुआ कि ये पेड़ पौधे एक्चुअली अपने मतलब जो जल अवशोषित किए हैं इनकी पत्तियों से वो इवेपोरेशन के द्वारा जल वायुमंडल में निकलता रहता है, थोड़ा बहुत ह्यूमिडिटी बनी रहती है। तो फिर ये ऊपर जाएगा, फिर बादल बनेंगे, बादल से आप देख रहे हैं बादल से ऐसे बारिश होगा, फिर बारिश से नदियाँ और फिर समुद्र में फिर सूर्य की रोशनी पड़ेगी, फिर वो हीट होंगे, ऊपर जाएंगे, फिर ये पूरा देख रहे हैं आप, ये पूरी एकदम साइकिल बन गई। इसी साइकिल को बोलते हैं जल चक्र। आइए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। पौधों की पृथ्वी में सहायता होता, पौधों की वृद्धि में सहायता होता है, वृद्धि में पौधों में जल चक्र के द्वारा सहायता होगा, क्योंकि जल नहीं मिलेगा तो पौधे वृद्धि नहीं कर पाएंगे। वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है, कौन करती है? वायुमंडल की में नमी जो है वो कितना बारिश होगी उसी से निर्भर होता है। आप लोगों ने देखा ही होगा ना कि जो रडार वगैरह पे जो दिखाते हैं कितना बारिश होने की संभावना, वो इसी की वजह से कि एटमॉस्फेयर में कितना ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी मतलब क्या हुआ? नमी। ह्यूमिडिटी की ही वजह से आप देखते हैं बारिश होती है। हाइड्रोस्फीयर जलमंडल में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। हाइड्रोस्फीयर शब्द ये पकड़िए, ये कीवर्ड, जलमंडल में जल की विभिन्न गतिविधियों को कौन दर्शाता है? हाइड्रोस्फीयर। इंपॉर्टेंट है, ये शब्द से आता है। हाइड्रोस्फीयर किसे बोलते हैं? जलमंडल। वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाए रखता है कौन? कार्बन चक्र। कार्बन चक्र ही बनाएगा। मूल रोम की कोशा भित्ति मुख्यतः बनी होती है सेलुलोज की। अब ये मूल रोम है क्या? मूल रोम का मतलब आप समझ रहे हैं? आप लीजिए कोई ऐसे पेड़ है, पेड़ की जो जड़ें हैं, ये मान लीजिए कोई जड़ें गई हैं, अब जड़ों के अंदर आप देखेंगे पतले 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 रोंवे टाइप के एकदम बने होंगे, इन्हें बोलते हैं मूल रोम। जड़ों की जड़ें जो होती हैं एकदम पतली वाली, उसे ही बोलते हैं मूल रोम। मूल रोम से मृदा से चिपके रहने का कारण है, और पेक्टिन की वजह से ये इससे जो मृदा है, मिट्टियां हैं, चिपकी रहती हैं। मूल रोम की कोशिका भित्ति कार्य करती है, परागम्य कला की तरह कार्य करती है, क्योंकि ये इसी से पानी और ये सब चीज़ें एब्जॉर्ब करते हैं इसी से, तो वो काफ़ी पतली होती है। इंपॉर्टेंट है फैक्ट। अब आगे देख लेते हैं। अब मूल रोम का थोड़ा सा विज्ञान के बारे में दिया है। मृदा विलयन जल में कम परासरण दाब द्वारा और कम सांद्रता पर लिया जाता है। अंतरसावण मूल रोम का रिक्तिका का रस अधिक सांद्रता, और ये जो है ये आप देख रहे हैं ये फिगर, ये मूल रोम का ही बनाया गया है। अधिक परासरण दाब पर ये लेता है, तो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा। हाँ, हम लोगों ने हल्का सा देख जरूर लिया। अब वायुमंडल के बारे में देखते हैं। वायुमंडल परिभाषा क्या है? पृथ्वी के परितः विद्यमान गैसें और वायु का एक समूह। वायुमंडल मतलब क्या हो? पृथ्वी जो हम लोगों की, मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ये आसपास जो पूरा समूह बना है, इसे ही बोलते हैं वायुमंडल। परितः गैसों का समूह, मतलब गैसों, हम लोगों नहीं, उसमें गैसें ही आएंगी, जो गैसें यहाँ पे उपस्थित हैं। पदार्थों के रूप हैं कौन कौन से देख लेते हैं। तत्व पदार्थ का साधारणतम रूप रासायनिक या भौतिक विधियों द्वारा उपविभाजन का अभाव होता है। यौगिक कौन होते हैं? दो या अधिक तत्व द्रव्यमान के एक स्थिर अनुपात में संयोजित होते हैं। मिश्रण किसे बोलते हैं? दो या अधिक तत्व या यौगिक का किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रण को मिश्रण बोलते हैं। आप देख रहे हैं मिश्रण मतलब हम लोग भी जानते हैं किसी चीज को, दो चीजों को मिक्स कर दो, लेकिन अनुपात इसमें कोई कंफर्म नहीं है, इसे मिश्रण बोलेंगे। यौगिक में दो या अधिक तत्व द्रव्यमान के एक स्थिर अनुपात में, आप देख रहे हैं अगर यौगिक आप बोल रहे हैं तो मतलब दोनों का एक अनुपात फिक्स होगा। मान लीजिए 1:1 या 2:5 के रूप में ही दोनों को मिक्स किया जाएगा। अगर ऐसे दोनों मिक्स नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब वो यौगिक नहीं है, नॉर्मल मिश्रण है। नॉर्मल मिश्रण में कुछ भी हो सकता है। 50 किलो मटर के बैग में 2 किलो आप चने डाल दीजिए तो वो भी मिश्रण हो गया, लेकिन यौगिक एक अनुपात में रहता है। तत्व क्या है? वो साधारण रूप रासायनिक या भौतिक विभाजनों द्वारा उप विभाजन का अभाव जिसमें होता है वही होता है तत्व। अब आइए देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न खूब बने हैं, अच्छे खासे बने हैं, अभी तक बन रहे हैं, बराबर बन रहे हैं और बनते रहेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल में प्रमुख गैसें उनकी मात्रा हमेशा याद करके रख लीजिए। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है 78.08%, फिर ऑक्सीजन आता है 20.95%, इसका मतलब क्या हुआ? 21% के आसपास। फिर उसके बाद आर्गन आता है 0.93%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आता है, आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड आर्गन से भी कम होता है 0.036%। फिर उसके बाद नियान आता है, फिर हीलियम आता है, जिनकी मात्रा काफ़ी कम होती है, इनकी मात्रा नहीं पूछी जा सकती। हाँ, मात्रा पूछने के लिए आपको ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
और जिसमें से सबसे ज़्यादा तो ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है। ये दोनों तो बेहद इंपॉर्टेंट है। और रही बात ये 3 के तीनों याद रखना आपको इंपॉर्टेंट है। और चौथा अगर कार्बन डाई भी याद रखेंगे क्योंकि ये भी ज़रूरी है, कभी कभी मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं। आइए अब देख लेते हैं कुछ फैक्ट के बारे में। परीक्षा उपयोगी दृष्टि से वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं। कौन होते हैं? पेड़ पौधे, अभी हम लोगों ने पढ़ा। वनों का एक अन्य नाम है, कौन? इसे क्या बोलते हैं? हरे फेफड़े बोलते हैं। किसको? वनों को। चलिए आप लोगों को एक प्रश्न है, बताइए ग्रीन मफलर किसे बोलते हैं? ग्रीन मफलर, ग्रीन मफलर पेड़ पौधों को ही बोलते हैं। एक ग्रीन मफलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो मतलब पॉल्यूशन है, कौन सा पॉल्यूशन? वॉइस पॉल्यूशन जिसे बोलते हैं ना, कि मतलब आवाज़ की वजह से पॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा शोर शराबा, इनको कंट्रोल करते हैं ये पेड़ पौधे। इसे ही पेड़ पौधों को ही ग्रीन मफलर का दर्जा दिया जाता है। एक्चुअली जानते हैं जो रोड हाईवे वाईवे बनते हैं ना, इसके बगल में पेड़ पौधे इसीलिए लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अगर ग्रीन मफलर का काम करेंगे, ये बहुत ज़्यादा जो शोर शराबे हो रही है, बड़ी बड़ी ट्रकों का, वाहनों का, जो आते जाते वाहनों का जो शोर हो रहा है, उसे ये कम कर देती हैं, ये अवशोषित करते हैं, इसीलिए इनका नाम ग्रीन मफलर रखा गया। आइए अब आगे देख लेते हैं वायुमंडल की संरचना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और भर भर के प्रश्न यहाँ से भी आ रहे हैं और बराबर आ रहे हैं। कोई परीक्षा नहीं जिसमें नहीं आ रहा हो। जहाँ जीएस का शब्द लग गया ये तो पूछना ही पूछना इनको। ये क्या है? वायुमंडल की संरचना। ये जितने मंडल हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे, कौन कौन से मंडल हैं पृथ्वी के ऊपर। तो आप देख रहे हैं एक क्षोभ मंडल है, फिर उसके बाद समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल है, फिर बहिर्मंडल है। इतने मंडल हैं। अब ये कैसे हैं आप इसको देख लीजिए। मान लीजिए ऐसे कोई पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर इतने ऊपर तक ये 8 या 12 किलोमीटर तक जो इन्होंने डाटा दिया आप देख सकते हैं, 50 किलोमीटर तक, फिर उसके बाद 80 किलोमीटर तक, फिर 640 किलोमीटर तक, फिर उसके ऊपर तक। ये सारे मंडल के रूप में इन्हें दर्जा दिया गया। ये क्या है? ये हमारी पृथ्वी है। अब इसमें क्या है? ध्रुवों पर। अब ये क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले ध्रुवों पर 8 किलोमीटर क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्षोभ मंडल किसे बोलते हैं? एकदम निचली परत, जो पहली परत है, पहली परत, इसके बारे में बात हो रहा है। क्षोभ मंडल पर ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, जबकि विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर। अब ध्रुव और विषुवत रेखा क्या है? अब सबसे पहले आप पृथ्वी बनाइए, और पृथ्वी बनाएंगे तो ये ऊपरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव बोला जाएगा, ये दक्षिणी ध्रुव बोला जाएगा, और बीच में विषुवत रेखा बोला जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये ऐसे इसको कटिंग ऊपर से नीचे की साइड किए हैं, तो आप समझ सकते हैं ये बोल रहे हैं विषुवत रेखा पर। तो विषुवत रेखा यहाँ हुआ, यहाँ पे 18 किलोमीटर ऊपर होता है, और ध्रुवों के ऊपर यहाँ 8 किलोमीटर होता है। यही इनका बोलने का मतलब था। अब क्षोभ मंडल जो है, क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल में आप देख रहे हैं ये छोटे मोटे जहाज वहाज उड़ रहे हैं, जो हमारी मौसमी परिघटनाएं होती हैं, ये सब क्षोभ मंडल में ही होती हैं। आप देख रहे हैं बारिश वारिश का जो ये सिंबल नहीं दिख रहा है, ये सब क्षोभ मंडल में ही हो रहा है। उसके बाद समताप मंडल आता है, जहाँ से खूब भर भर के क्वेश्चन आता है कि ओजोन कहाँ उपस्थित है। ओजोन ये समताप मंडल में उपस्थित है। ओजोन का कार्य क्या है? पराबैंगनी किरणों को रोकना। जो पराबैंगनी किरणें, सूर्य की किरणों में इतना ज़्यादा पराबैंगनी किरणें रहती हैं कि अगर वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाए तो सब जल जाएंगे। ऐसे ऐसे रोग होंगे कि जो कंट्रोल के बाहर होंगे, सब जल जाएंगे, पेड़ पौधे सब एकदम झुलस जाएंगे, हम लोग भी झुलस जाएंगे, कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उन्हें रोकने के लिए ये समताप मंडल में जो ओजोन की एक लेयर होती है, O3, ये एक गैस होती है जिसकी एक लेयर, इतनी मोटी लेयर होती है कि वो टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, उनसे पराबैंगनी विकिरण को फिल्टर करके बाहर एटमॉस्फेयर में भेज देती है। उसके बाद फिर देखते हैं ये कहाँ तक होता है। 18 से लेकर 50 किलोमीटर तक ऊंचाई तक समताप मंडल होते हैं। इसी में ओजोन मंडल पाया जाता है। ओजोन लेयर जो है, उल्काएँ की घटनाएं इसी के अंदर आती हैं, और उन्हें ऊपर भी आई जाती हैं, मध्य मंडल में भी। उसके बाद फिर देखिए 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ये कौन है? ये मध्य मंडल है, ये नॉर्मली है। उसके बाद फिर यहाँ से प्रश्न भी बहुत नहीं बनते हैं। फिर उसके बाद फिर आता है 80 के ऊपर 640 तक, ये आयन मंडल है। रेडियो तरंगें और परावर्तित करती हैं, यहाँ पे रेडियो तरंगें होती हैं। कहाँ पे? आयन मंडल में, जो हमारी सैटेलाइट वगैरह वगैरह होता है। फिर उसके बाद सैटेलाइट तो बहिर्मंडल में आता है, एकदम ऊपर आता है। रेडियो तरंगे यहाँ पे, जैसे रेडियो ट्रांजिस्टर वगैरह की जो तरंगे होती हैं वो आयन मंडल में रखी जाती हैं। और बहिर्मंडल फिर आता है। बहिर्मंडल में आप देख रहे हैं ये सैटेलाइट वगैरह एकदम ऊपर, कितने किलोमीटर? 640 किलोमीटर ऊपर आसमान में छोड़े जाते हैं, जहाँ का तापमान लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा हीट है एटमॉस्फेयर में, आसमान में, वायु अंतरिक्ष में, इतने पे मतलब आप समझ रहे हैं, पता ही नहीं चलेगा कितना जल जाएंगे आप।
संचार उपग्रह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहिर्मंडल में उपस्थित होता है। 640 के ऊपर बहिर्मंडल होता है। आप देख रहे हैं कितना ऊपर हाईएस्ट किलोमीटर देख रहे हैं, 36,000 किलोमीटर। आइए अब आगे देखते हैं समताप मंडल। समताप मंडल ओजोन का परत के रूप में सर्वाधिक संकेंद्रण 15 से 30 किलोमीटर लगभग होता है। ये समताप मंडल आपको बताया ना, सबसे ज़्यादा समताप मंडल ही पूछेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ओजोन लेयर उपस्थित है और इसमें क्या है, ओजोन परत द्वारा हानिकारक यूवी किरणों का अवशोषण कर लिया जाता है। अतः ओजोन परत समताप मंडल में मानव जीवन के लिए आवश्यक है। जल वाष्प बहुत कम होता है, अतः मौसमी घटनाएं न के बराबर होती हैं और जो व्यावसायिक जेट विमान होते हैं ये इसमें उड़ते हैं। कहाँ? ये समताप मंडल में। क्यों? क्योंकि ये चूँकि यहाँ पे जल वाष्प आप देख रहे हैं, मौसमी घटनाएं ये सब बहुत कम होती हैं, तो इसीलिए यहाँ पे सारी चीज़ें आसानी से प्लेन व्लेन उड़ सकती हैं, दिक्कत कोई नहीं होता है। ये रहा पूरा ओजोन मंडल। आपको इम्पॉर्टेंट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। बेहद 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 इम्पॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, आप इसे याद रखें। अब कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं फैक्ट जो है परीक्षा उपयोगी। ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण पाया गया है कहाँ? अंटार्कटिका के ऊपर। CFL हैलोजन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, इथेन, हैलोजन इत्यादि गैसें उत्तरदायी हैं किसके लिए? ओजोन परत की छेड़ता के लिए। और ओजोन परत का छेड़ता हो रहा है, मतलब वो कट रहा है, घट रहा है। बीच में तो थोड़ा सा छिद्र भी बन गया था, अब धीरे धीरे उसमें रिकवर हो रहा है। कौन कौन सी गैसें जिम्मेदार हैं? बराबर पूछी जाती हैं। CFC जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, CFC याद रखिए। फिर जो हैलोजन्स होते हैं, हैलोजन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन जिसमें ऐड होते हैं, वो कई हैं। फिर नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ईथेन होता है, हैलोन होता है, ये इत्यादि गैसें ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स और कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों ही पदार्थ हैं ओजोन रिक्तिकारक। ये ओजोन रिक्तिकारक तीनों पदार्थ हैं। उसके बाद ओजोन का अवयव करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने, फेजिंग आउट के मुद्दे से संबंधित है। कौन है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत जम के आया है अच्छे से। ओजोन मतलब मॉन्ट्रियल, ओजोन मतलब मॉन्ट्रियल, आप विशेष याद रखिए, ओजोन मतलब मॉन्ट्रियल, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार अलग अलग करके प्रश्न बजा देते हैं और वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को होता है। ओजोन के बारे में जब भी पूछे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एकदम ठोक के लगाइए, आगे निकलिए। ओ मॉन्टी आप ट्रिक के रूप में बना सकते हैं, कुछ भी ओ मॉन्टी करके याद कर लीजिए। उसके बाद ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। सभी परीक्षाओं में आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम वर्ष 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। किसने? ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वे दल के द्वारा पता किया गया था कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छिद्र हो गया। क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन से बना मानव निर्मित पदार्थ कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये कौन सी गैस है? ये गैस प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक मतलब ठंडा करने वाले सभी चीज़ों में यूज किया जाता था, जैसे ही आपकी हुई AC और फिर आपका हुआ फ्रीज वगैरह और AC वगैरह में ये प्रशीतक के रूप में यूज किया जाता था। क्लोरोकार्बन अब इसे बैन कर दिया गया है, इसे बदल दिया गया है। रेफ्रिजरेटर तथा वार्तों के लिए यंत्रों में शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। कुछ और देखते हैं। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से नियमित किया जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड के द्वारा। ओजोन परत की मोटाई सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, कब होती है, कौन से समय में होती है? बसंत ऋतु में। ये प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, ध्यान दे दें। ओजोन परत को मापा जाता है डाप्सन इकाई द्वारा, इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में आ चुका है। डाप्सन इकाई के द्वारा ओजोन परत की नाप की जाती है। 0 डिग्री सेल्सियस तथा 1 ATM दाब पर शुद्ध ओजोन परत की 0.01 मिलीमीटर की मोटाई बराबर होती है, 1 डाप्सन यूनिट के बराबर होती है। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैसें हैं, कौन सी हैं? O3 ओजोन जिसे बोलते हैं, हमने बताया ना, ऑक्सीजन इसमें 3 अणु होते हैं उसके। ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में ओजोन गैस सूर्य से पराबैंगनी विकिरण या अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी पर जीवन को बचाती है, जबकि जमीन की सतह के ऊपर ये निचले वायुमंडल को एक खतरनाक प्रदूषक है। कौन सा? UV किरणें, आपको लोगों को हमने पहले ही बता दिया। ओजोन क्षेत्र के लिए प्रधानतः उत्तरदायी है, कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपको बताया ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जिसे CFC बोलते हैं।
वायुमंडल के स्तरीकरण अभी हम लोगों ने देखा, फिर इसे एक बार हल्की नज़र से देख लेते हैं कौन कौन से वायुमंडल के स्तर हैं। ये देख रहे हैं ट्रोपोस्फियर, अंग्रेजी में भी आप इसे याद करने का प्रयास करें क्योंकि कभी कभी हिंदी वाले कीवर्ड में भी अंग्रेजी में दे देते हैं। ट्रोपोस्फियर लिख देंगे देवनागरी लिपि में, फिर पूछ लेंगे कौन कौन सा है। ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं, फिर मध्य मंडल बोलते हैं मीजोस्फियर को, उसके बाद फिर मीजोस्फियर होता है, फिर थर्मोस्फियर होता है जो तापमंडल बोला जाता है। आप इसकी ऊंचाई और ये सब देख सकते हैं। तो वही पुराना पहली वाली चीज़ है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सा है? क्षोभ मंडल हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ मौसम की अन्य प्राय सभी घटनाएं होती हैं। सबसे छोटी वाली, सबसे नीची वाली परत में ही सारी घटनाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? बादल, ओला, कोहरा, तुषार, मेघ गर्जन और आंधी, तूफान, विद्युत प्रकाश इत्यादि क्षोभ मंडल से ही घटित होते हैं। बढ़ती ऊंचाई के साथ प्रति 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में कमी आती है। जितना ऊपर जाएंगे 6.5 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से तापमान में कमी आएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखें। उसके बाद फिर देख लेते हैं आयन मंडल के बारे में। आयन मंडल क्या है? विद्युत आवेशित कण प्लस और माइनस यहाँ होते हैं। रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं, अतः बेतार संचार का संभव होता है। तो एक्चुअली यहाँ आयन मंडल में ही ये रेडियो तरंगे, क्योंकि यहाँ पे विद्युत आवेशित कण उपस्थित होते हैं जिसकी वजह से बेतार संचार संभव हो पाता है, इसीलिए वहाँ पे सारे सेटेलाइट वगैरह प्रक्षेपित किए जाते हैं। उत्तरी ध्रुव प्रकाश ऑरा बैरियलिज्म तथा दक्षिणी ध्रुव प्रकाश ऑरा आर्टरलिज्म की घटनाएं होती हैं। आइए आगे देख लेते हैं कुछ फैक्ट। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं वायुमंडल। हम लोगों ने पहले पढ़ा है। यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो जिस गैस की कमी होगी, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है कितना? 78.08%। याद रख लीजिए, एकदम फैक्ट है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वो कौन सी है? नाइट्रोजन है। और धरातल से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड से 20 किलोमीटर तक पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, एक बार परीक्षा में आ चुका है, रिपीट हो सकता है, इसलिए याद रखें। क्षोभ मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ प्रति 1 किलोमीटर पर तापमान में कमी -6.5 डिग्री सेल्सियस, माइनस नहीं है ये, 6.5 डिग्री सेल्सियस है प्रति 1 किलोमीटर पर। ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल परत का नामकरण किया है, कौन किया है? टिजेरेंस डी बोर्ड ने। ग्रीष्म मंडल में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है जबकि शीतकाल में घट जाती है। समताप मंडल के निचले सतह पर कभी कभी सीरस बादल दिखाई पड़ते हैं। इन बादलों को कहा जाता है मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स, इन्हें बोले जाते हैं। सिंचाई के साथ तापमान में एकाएक गिरावट होती है। कहाँ होती है? मध्य मंडल में। सिंचाई बोल रहे हैं, सॉरी, ऊंचाई के साथ एकाएक तापमान में गिरावट होती है। कहाँ होती है? मध्य मंडल में, जिसे मीजोस्फीयर बोलते हैं। आयन मंडल में डी परत परावर्तन करती है। क्या परिवर्तन करती है? न्यून आवृत्ति वाले रेडियो तरंगों का। केनली हेवी साइड परत कहा जाता है किसे? ई परत को कहा जाता है। आयन मंडल के ई परत में उपस्थित होता है प्रकाश, ध्रुवीय प्रकाश ऑरा लाइट, और हीलियम, आर्गन, रेडान तथा नियान नोबल गैसें हैं। इनमें से वह गैस जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती कौन सी? रेडान। इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ चुका है। तो ये नोबल गैसों की जो सीरीज दी गई है जिसमें हीलियम है, आर्गन है, रेडान है, नियान है, ये सारी नोबल गैसें हैं, जिसमें से जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती रेडान नहीं पाई जाती। ऐसा पदार्थ जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। अब धारणी विकास के बारे में देख सकते हैं। टोटल इसमें कितने स्तंभ हैं? 17 धारणी विकास। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आ भी चुका है। हाँ, बड़ी परीक्षाओं में आता है, छोटी परीक्षाओं में जैसे पीसीएस या आईएएस वगैरह की परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, और इसमें बस पूछ लेते हैं कि धारणी विकास कितना है, टोटल कितने धारणी विकास दिए गए हैं। तो 17 दिए गए हैं। अब कौन कौन से हैं आप इसको देख लीजिए, एक बार याद रखिए। गरीबी के सभी रूपों को पूरे विश्व से समाप्त करना पहला है, पूरे विश्व से गरीबी को समाप्त करना। दूसरा क्या है? भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि के लिए बढ़ावा। तीसरा क्या है? सभी आयु के लोगों के सेहत और स्वास्थ्य जीवन को बढ़ावा। चौथा क्या है? समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता शिक्षा
सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को आजीवन सीखने का अवसर देना। अवसर, समावेशी और अवसर इसमें है। पांचवा का है लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए महिलाओं व लड़कियों को सशक्त करना, महिलाओं को आगे बढ़ाना है, पांचवा है। छठा क्या है, सभी के लिए स्वच्छ जल एवं सफाई की उपलब्धता सुनिश्चित करना, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन छठवें नंबर पे है, इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ भी चुका है यूपी पीसीएस में। उसके बाद फिर क्या है, सातवां क्या है, सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। फिर आठवां क्या है, सभी के लिए समावेशी और सतत आर्थिक विकास, रोजगार और समुचित कार्य को बढ़ावा देने का अवसर, बढ़ावा देना उनको। नौवां क्या है, लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी औद्योगिकरण को बढ़ावा एवं नवाचार को प्रोत्साहन देना। 10वां का है, देशों के बीच और उसके अंदर असमानता को कम करना। 11वां क्या है, सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर का निर्माण करना। 12वां क्या है, अस्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। 13वां, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। 14वां क्या है, महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग करना। और 15वां क्या है, स्थलीय जीवों की सुरक्षा, स्थलीय पारिस्थितिकी संरक्षण, पुनर्जीवन और संवर्धन, वनों तथा संवहनी प्रबंधन, मरुस्थलीकरण का सामना और भूमि क्षय को रोकना तथा ठीक करना, जैव विविधता की क्षति को रोकना। लगभग आप देख रहे हैं एनवायरनमेंट के सभी टॉपिक एक ही जगह मिल गए हैं। ये 15वां है। 16वां क्या है, न्याय संगत, शांतिपूर्ण एवं समावेशी समाजों को बढ़ावा, समाज को बढ़ावा देने के लिए है। और 17वां क्या है, सतत विकास हेतु वैश्विक भागीदारी में पुनर्जीवित, वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना, मतलब निरंतर विकास करने के लिए अग्रसर रहना। ये रहा 17 धारणी विकास के सभी लक्ष्य। अब देखते हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो रियो समिट में हुआ था, इंपॉर्टेंट है, 1992 में ये संपन्न हुआ था। अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा, संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशन द्वारा पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था जो 1992 संपन्न में हुआ। कहाँ, रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील का एक शहर है। रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान स्थापना की गई थी, किसकी, वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना की गई थी। वैश्विक पर्यावरण सुविधा अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि उपलब्ध कराता है। कहाँ से, UNFCCC के तहत। धारणी विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, क्या, एजेंडा 21। एजेंडा 21 धारणी विकास से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। एजेंडा, इसमें एजेंडा तो मतलब समझ ही रहे हैं, जो एजेंडा होता है। 21 क्या है, 21 में ये आया था, 21 में आया था नहीं था, 21 शताब्दी चला है, 21वीं शताब्दी चला है, वो उसके ऊपर था। पारिस्थितिकी विनाश तथा आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देता है, कौन, एजेंडा 21। अब उसके बाद देख लेते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन जो वर्ष 1972 में हुआ था, कि 20वीं वर्षगांठ में उपलब्ध पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में आयोजित हुआ था। मूल उपलब्धि क्या थी इसकी, एजेंडा 21 समझौता यहीं पे पास हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन में। स्टॉकहोम सम्मेलन के पृथ्वी सम्मेलन में 1992 में समझौते की समीक्षा 5 वर्ष पर करने हेतु पृथ्वी प्लस 5 वर्ष 1997 आयोजित हुआ था। उसके बाद फिर रियो सम्मेलन देख लेते हैं। रियो सम्मेलन जो 1992 में हुआ था, रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 वर्ष 1997 न्यूयॉर्क में हुआ था। रियो +10 जो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका सितंबर 2002 में हुआ था, प्लस रियो +20 जो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में जून 2012 में संपन्न हुआ था। उसी के आप देख रहे हैं पृथ्वी सम्मेलन ही जन्मदाता है, सभी जो सम्मेलन हो रहे हैं उसी से +5 +10 +15 +20 ईयर करके आगे चल रहे हैं जितने भी हो रहे हैं। एजेंडा 21 क्या है, विकासशील देशों में गरीबी निवारण व जनसंख्या का नियंत्रण इसका मुख्य लक्ष्य है। सबको खाद्य, स्वच्छ जल व सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना, पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल देना, जैव विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों के संरक्षण के बारे में दिया गया है एजेंडा 21। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित अधिनियम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रश्न बने हैं यहाँ से। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसे बोलते हैं, जिसे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, बराबर आते हैं। स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को भारत सरकार द्वारा किया गया है। संबंधित मामले, ये कौन कौन से मामले देखता है, ये पर्यावरण बचाव एवं वन्य संरक्षण, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधन आदि के बारे में देखता है। ये बहुत अच्छा क्या बहुत
बड़े बड़े फाइन मारता है। ये दिल्ली गवर्नमेंट को 1 करोड़ रुपए का फाइन मारा था थोड़ी सी गड़बड़ी की वजह से। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी बॉडी है जो काफ़ी अच्छा काम करती है पर्यावरण के बारे में। आप इसे समझ लीजिए कोर्ट। एनजीटी का मतलब क्या हुआ, ये न्यायाधिकरण ही हुआ ना, आप समझ सकते हैं। ये कोर्ट है, ये समझ लीजिए जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वैसे ही इन्वायरमेंट का ये कोर्ट है। यहाँ पे फैसले होंगे, कुछ इन्वायरमेंट को अगर हानि पहुँचाता है कोई गवर्नमेंट वगैरह तो फिर उनके ऊपर रोक लगाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आपको बताया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है, संपूर्ण भारत में लागू है। अन्य नाम क्या है, छाता विधान इसे ही बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अधिनियम को पारित करने का भारत का उद्देश्य क्या था, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन जून 1972 स्टॉकहोम के निर्णयों को क्रियान्वित करना इसका मुख्य कार्य था। इस एक्चुअली हुआ ये था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सम्मेलन हुआ था जून 1972 में स्टॉकहोम में, उसी में ये फैसला लिया गया था कि सभी देश जो हैं अपने अपने देश में पर्यावरण का कानून अधिनियम लाएंगे। तो उसी के ऊपर ये लाया गया था, 1986 में बनाया गया था। विभिन्न संगठन एवं स्थापना देख लेते हैं। यूनेप, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसका फुल नाम है। स्थापना वर्ष 1972 में हुआ था, मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। नीरी, खूब अच्छा जम के पूछने जाने वाला प्रश्न है नीरी, बार बार। नीरी क्या है, पूर्ण नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान है। अवस्थिति कहाँ है, नागपुर महाराष्ट्र में है। स्थापना कब हुई थी, 1958 में हुई थी। आरंभिक नाम इसका क्या था, केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान है। स्थापना का उद्देश्य क्या है, वाटर सप्लाई, सीवेज प्लान, औद्योगिक प्रदूषण संबंधित बीमारियों की रोकथाम, इसके शोध और विकास हेतु कार्य करना इसका काम है नीरी का। किससे मतलब है इनका, वाटर सप्लाई, सीवरेज प्लान और औद्योगिक प्रदूषण। आप देख रहे हैं तीनों लगभग संबंधित है वाटर से ही। इसकी 5 उप शाखाएं हैं, कहाँ कहाँ पे हैं आप देख सकते हैं, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई और मुंबई में है। विज्ञान, इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, हेडक्वार्टर आप लोग याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, नागपुर महाराष्ट्र में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अधीन ये है। अब उसके बाद आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण या नीपी बराबर न्यूज में रहता है, हमेशा प्रश्न यहीं से बनते रहते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण, और गठन इसका किसके अंतर्गत हुआ था, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। स्थापना राष्ट्रीय अपीली प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत। उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्र के प्रतिबंध हेतु किसी भी उद्योग संचालन या प्रक्रिया या उद्योग संचालन या प्रक्रियाओं की श्रेणी के से संबंध में अपील की सुनवाई करना। कोई भी अपील हो रहा है तो उसके बारे में सुनवाई करना जो पर्यावरण के खिलाफ हो। फिर उसके बाद WMO देख लेते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विशेषज्ञ एजेंसी यूनाइटेड नेशन का है, संयुक्त राष्ट्र का है। कार्य पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करना। 17 मार्च 1951 में इसका निर्माण हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नाम से अस्तित्व में आया। मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। WMO विश्व मौसम विज्ञान, मौसम के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, जिनेवा से मिलती है, याद कर लें। फिर उसके बाद फिर आता है EPA, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। 2 दिसंबर 1970 को संघीय एजेंसी, संयुक्त राज्य अमेरिका की है। संबंध मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी नियम कौन कौन से हैं, संबंधी नियमों को निर्मित करता है और प्रवर्तित करता है। 2 प्रकार का ये कार्य करता है। अब आइए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। विश्व मौसम विज्ञान अभिसरण लागू हुआ 23 मार्च 1950 को। गैर सरकारी पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन। जलवायु का सही सूचक है प्राकृतिक वनस्पतियां। जल में दलदली भूमि में या तालाब के किनारे पाए जाने वाले पौधे कहलाते हैं जल प्रिय पौधे, तो जो जल के पास ही रहेंगे जल प्रिय पौधे। ऐसे भारतीय उत्पाद जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं को दिया जाने वाला प्रमाण पत्र कौन सा है, इको मार्क, 1991 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आ चुका है। इको मार्क, इको मार्क किसे दिया जाता है, ऐसे
भारतीय उत्पाद जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं उन्हें इको मार्क दिया जाता है। एक होता है ईगो मार्क। ईगो मार्क जो है वो मतलब एक शुद्धता की गारंटी होती है ईगो मार्क, और इको मार्क है, दोनों में अंतर बहुत कम है। एक देख रहे हैं इको होता है, एक ईगो मार्क होता है, ईगो मार्क। अब एक्चुअली होता क्या है कि ये इको मार्क और ईगो मार्क में थोड़ा सा बस इतना सा परिवर्तन है। इको मार्क जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, पर्यावरण में मैत्रीपूर्ण है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, उसे इको मार्क दिया जाता है। ईगो मार्क जो है वो एक मार्क जो है वो दिया जाता है आपके किसी शुद्धता के लिए, शुद्धता के बारे में। ग्रीन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल इन ए डेवलपमेंट वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो WM एडम्स थे। ये भी प्रश्न आया है। सिविलाइजेशन एवं क्लाइमेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एल्वर्थ हंटिंगटन नाम है इनका, ऐसा नाम है कि याद ही ना हो, कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिए। प्राकृतिक कृषि के अवशेषण हैं मसानोबू फुकुओका। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषण मतलब ये कौन संपादित किए थे? मसानोबू फुकुओका। नाम ही इनका अजीब है कोई बात नहीं, हम लोग भाई विद्यार्थी हैं, सब कुछ अर्जित करेंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी प्रोग्राम को प्रारंभ किया था, ये प्रश्न कई बार आया। ग्रीन आर्मी ये ऑस्ट्रेलिया पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी उनको रिलीज की थी। वर्ष 1972 में आयोजित स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन था, पर्यावरण पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972 में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 5 जून पर्यावरण दिवस के रूप में जाना जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, खूब अच्छे से घोल के पी जाएं, जिसे याद ना हो। मुझे तो लगता है कि ये 90% लोगों को, क्या 95-99% लोगों को याद ही होगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था 1973 में। 72 से ये माना गया था, 73 से चालू हो गया था। पंजाब के मार्कपेड और इजराइल के सयाक के मध्य समझौता हुआ था 21 अप्रैल 2021 को। अब आइए देखते हैं पारिस्थितिकी परिभाषा। जीव विज्ञान की शाखा जीव समुदाय तथा उसके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। अर्नेस्ट हैकल जो है पारिस्थितिकी शब्द के प्रयोगकर्ता थे, जिसे ओकोलॉजी नाम से इन्होंने दिया। अब ओकोलॉजी जो है इसका उन्होंने मीनिंग निकाल के बताए। ओकोज क्या है? घर या आवास को बोलते हैं, और लोगोज अध्ययन को बोलते हैं। घर आवास के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी। यूनिज ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना और प्रक्रिया का अध्ययन है। किसकी? प्रकृति और संरचना का। पारिस्थितिकी तंत्र के अब घटक देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से खूब अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। अजैविक घटक और जैविक घटक कौन कौन से हैं? अजैविक घटक में अब आइए देखते हैं भौतिक, जलवायु घटक, अकार्बनिक घटक और कार्बनिक घटक। अब भौतिक घटक आप समझ रहे हैं, अजैविक मतलब जिसमें भौतिक, अकार्बनिक और कार्बनिक आते हैं। अब भौतिक में क्या क्या है? प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृति और वायु, ये भौतिक है घटक है। अकार्बनिक घटक कौन है? जल, मृदा, वायुमंडलीय गैसें जैसे नाइट्रोजन आदि वगैरह, जो ऑक्सीजन CO2 सब होते हैं। फिर खनिज, चट्टान, तत्व, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये वगैरह वगैरह सब आते हैं इसमें अकार्बनिक घटक में। और कार्बनिक घटक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ह्यूमस तथा यूरिया आते हैं। अब इंपॉर्टेंट यहीं से रहता है, अजैविक और जैविक पूछते हैं। और जैविक घटक कौन से हैं? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। आप ये देखेंगे ना, जो जैविक घटक हैं तीन के तीनों सजीव हैं। उत्पादक क्या है? पौधे हुए, पेड़ पौधे वगैरह हुए। उपभोक्ता कौन है? हम लोग हुए, या कीड़े मकोड़े, या ये सब चीज़ हुए। अपघटक कौन हुआ? जो वो बैक्टीरिया, वायरस, या जो उनको ख़त्म करते हैं, खा पी के एकदम डाइजेस्ट कर जाते हैं, तो ये होते हैं अपघटक। उसके बाद फिर आइए देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। AG टांसले जी ने दिया था। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है, बहुत बार पूछा गया है। वर्ष 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना सबसे प्रथम इन्होंने दी थी। और उसके बाद भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार, रचना,
अजैविक और जैविक घटकों से हुई है। परिवर्तन आकार के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है। विशेष ये खुला तंत्र है और आकार में विभिन्नता पाई जाती है। पारिस्थितिकी के व्यापक आयाम क्या है? जंतु, वनस्पति और जलवायु, मानव समाज, भौतिक और पर्यावरण, क्रियाविधि का अध्ययन, इन सब के बीच के जो क्रियाविधि है उसका अध्ययन को पारिस्थितिकी बोलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है। विचारधारा कार्ल मोबिसन दिए हैं। बायोसिनोसिस जिसे बोला जाता है। फोर्ब्स जो माइक्रोक्राम्स की विचारधारा दी है। पृथ्वी विशाल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। पृथ्वी आप देख रहे हैं सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो पृथ्वी है कि इसमें क्या क्या है, कैसे सबका जीवन यापन चल रहा है, कैसे एक दूसरे पे सब निर्भर हैं, इसी के बारे में पारिस्थितिकी तंत्र है। अब आइए देख लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की सीमाएं, कौन कौन सी सीमाएं हैं पारिस्थितिकी तंत्र की। संचरण सीमाएं, और उसके बाद सांस्कृतिक सेवाएं हैं, समर्थन सेवाएं हैं, और उसके बाद नियंत्रण सेवाएं हैं, फिर व्यवस्था की सेवाएं हैं। अब इसमें देख लेते हैं जो संचरण, नीचे वाली देखते हैं पहले। संरक्षण सेवाएं, विविधता अनुरक्षण है। विविध प्रकार के सभी जीवों को अनुरक्षण या संरक्षण दिया गया है इस प्रकृति के द्वारा, परिस्थिति के द्वारा। और सांस्कृतिक सेवाएं क्या है? आध्यात्मिक है, शैक्षणिक है, मनोरंजन सेवाएं हैं, विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं इसमें हैं। समर्थन सेवाएं क्या है? पोषण चक्रण है, फसल परागकरण है। फसल परागकरण आप जानते हैं कि जो उसमें हवा भी पार्टिसिपेट करता है कि पॉलिनेशन वगैरह करने के लिए एक फूल से दूसरे फूल में, तो मतलब एक दूसरे का सहयोग जो है वो समर्थन सेवाओं में आएगा। और फिर नियंत्रण सेवाएं क्या है? जलवायु और रोग का नियंत्रण जो करना है ये सब भी आएगा। व्यवस्था सेवाएं हैं, खाद्यान्न एवं जल का उत्पादन करना, ये व्यवस्था सेवाओं में आएगा। आइए अब उसके आगे देखते हैं जैवमंडल। जैवमंडल किसे बोलते हैं? जिसमें मिट्टी, जल, वायु और सैल, सैल मतलब होता है पत्थर, सब पाए जाते हैं, से निर्मित पतली परत पृथ्वी के चारों ओर आवरण मंडल के रूप में व्याप्त है, उसे जैवमंडल का बोलेंगे। देख रहे हैं मिट्टी, जल, वायु, सैल मतलब सब कुछ है जहां हम लोग डोलते टहलते हैं, वही जैवमंडल है। महत्वपूर्ण अब कुछ तथ्य देख लेते हैं। किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों का अन्य जीवधारियों के रहने का स्थान कहलाता है, क्या कहलाता है? आवास। पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर होता है क्या? ऊर्जा का ह्रास होता है। और पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर, इस पोषण स्तर से दूसरे पे आप जाएंगे तो ऊर्जा का ह्रास होगा। प्रकाश संश्लेषण तथा रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करने वाले संगठन कहलाते हैं स्वपोषी। जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें स्वपोषी बोलते हैं। वो कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण या रासायनिक संश्लेषण अपक्रिया के द्वारा। ये ऐसा कार्य कौन करता है? पौधे करते हैं। पौधों को कोई खाना देता है? नहीं देता, वो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं। आप उनको सोचेंगे कि वो उनको खाद, यूरिया वगैरह जो हम लोग देते हैं वो क्या करते हैं? उनको खाना बनाने में वो सहायक है, ऐसा नहीं है कि वो खाना आप दे रहे हैं। वन, तालाब तथा झील है, क्या है ये? पारिस्थितिकी प्राकृतिक पारितंत्र है, प्राकृतिक पारितंत्र है वन, तालाब और झील। मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? धान का खेत जो है वो भी एक पारितंत्र है, तो वो कौन सा है? ये कृत्रिम है। समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवणता किसके कारण होती है? सोडियम क्लोराइड NaCl की वजह से इसमें लवणता होती है। अब पारिस्थितिकी तंत्र का पूरा हम लोग ये फिगर देख लेते हैं। प्राकृतिक और कृत्रिम मानव निर्मित, एक स्थलीय होता है, एक जलीय होता है। स्थलीय में कौन कौन से है? वन, घास स्थल, मरुस्थल। और जलीय में क्या है? अलवणीय जल और लवणीय जल। तालाब, झील, झरना आते हैं अलवणीय जल में, और लवणीय जल में लवण, झील, ज्वार, नदमुख और समुद्र आता है। कृत्रिम मानव निर्मित क्या होता है? कृषि खेत या खलिहान, जो भी आप धान के खेत या किसी भी खेत आप प्लाट बनाए हैं, जो भी उगाए हैं वो होगा। जल और जीवशाला होते हैं, और अंतरिक्ष यान होते हैं, ये सब मानव निर्मित होते हैं जो हम लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं। समुद्री जल, समुद्र जो है पृथ्वी के जल मंडल का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, सबसे बड़ा है। आप देख ही रहे हैं पारिस्थितिकी तंत्र कितना बड़ा है। 97% पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल का अकेले 97% समुद्र ही है। पूरी पृथ्वी पर जितना जल उपस्थित है 97% समुद्र में। सर्वाधिक व्याप्त लवण क्या है? सोडियम क्लोराइड, अभी हम लोगों ने देखा। पारिस्थितिकी संतुलन कैसे होता है? मूल कारण क्या है? वनोन्मूलन, असंतुलन, हाँ तभी तो बोल रहे हैं वनोन्मूलन दे रहा है। तो ये पारिस्थितिकी संतुलन नहीं है, पारिस्थितिकी असंतुलन है। मतलब पारिस्थिति बिगड़ता कब है?
जब आप वनोन्मूलन कर देंगे, वनोन्मूलन मतलब पेड़ पौधों को काट देंगे, मरुस्थलीकरण होगा। गौण कारण कौन कौन से हैं? बाढ़ आएगा, मतलब जो छुपे हुए कारण हैं। अकाल आ जाएगा, उसकी वजह से बहुत से लोग, सोचिए मतलब अगर अकाल की वजह से, भूखमरी की वजह से इंसान मरेंगे तो इंसान के आसपास के जो कुत्तों को हम लोग भोजन डालते थे वो भी मर जाएंगे, जीव जंतु जो गाय भैंस रखे थे वो भी मर जाएंगे, फिर उसी के साथ बिल्लियों को भी भोजन नहीं मिलेगा, चूहे भी नहीं पाएंगे। तो कितना मतलब इफेक्ट पड़ेगा, आप देख सकते हैं कि पूरा पारिस्थितिक संतुलन ही बिगड़ जाएगा। वही होता है अकाल। वर्षा की परिवर्तनीयता, अचानक से आप समझ लीजिए सूखे क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, बहुत बारिश नहीं होती, अचानक से इतनी बारिश हो गई, इतनी बारिश हो गई, सब डूब गया, एकदम पूरा सब डूब गया। इंसान तो कैसे कैसे जीव बचाएं, या तो हो सकता है बहुत से इंसान भी मारे जाएं, फिर साथ में उसके सभी प्रकार के जीव जंतु जो मिट्टी में चींटी वगैरह से लेके सब कुछ मर जाते हैं, तो वो भी असंतुलन हो जाएगा। मरुस्थलीकरण होगा, कहीं बारिश ही नहीं होगी, बारिश का सीजन आता जाएगा चला जाता रहेगा, तो वो सूखा पड़ जाएगा वहाँ पे, तो उसकी वजह से असंतुलन होता है। अब इसके विविध आयाम कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। टिकाऊ विकास हेतु आवश्यक सूचनाएं, पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं कौन कौन सी है? और मनुष्य व उसके क्रियाकलापों से संबंधित सूचनाएं। जैविक अधिवास से संबंधित होते हैं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित होते हैं। ये पर्यावरण से संबंधित जो टिकाऊ है, टिकाऊ अगर करेंगे प्राकृतिक संसाधन से संबंधित होंगे, पर्यावरण के आधारभूत कारकों के संदर्भ में होंगे, और वर्तमान पर्यावरण की स्थिति के बारे में होंगे। तो ये सब अगर नॉलेज हम लोग लेंगे और करेंगे उसके ऊपर कार्य, तो ये टिकाऊ विकास होगा। और मनुष्य द्वारा जो क्रियाकलाप करना है उनमें क्या क्या है? जनसंख्या वृद्धि दर और को कंट्रोल करना है। जनसंख्या का आकार ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसको भी रोकना पड़ेगा। विभिन्न संसाधन व खाद्य उपलब्धता जो है उसके बारे में भी ध्यान देना होगा। गैर अनिवार्य संरचनात्मक सुविधाएं कौन कौन सी हैं, उन सबको क्रियाकलापों के बारे में सूचना और जागरूकता फैलाना हो, जानकारी देना। संरचनात्मक सुविधाएं, औसत जीवन स्तर और प्रति व्यक्ति आय को भी बढ़ाना है, और तकनीकी स्तर पे कार्य करना है। और उसके बाद अब आइए देखते हैं पर्यावरण अपकर्ष। पर्यावरण अपकर्ष किसे बोलते हैं? प्राकृतिक आवास का विनाश जिसमें हो जाता है, जैव विविधता की हानि होती है, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण। ये तीनों को मिला के पर्यावरण को हुई क्षति को पर्यावरण अपकर्ष बोलते हैं। आवास का विनाश होता है, जैव विविधता की हानि होती है, और प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण होता है। उसके बाद फिर देखते हैं सौर विकिरण। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में होती है इसकी, क्योंकि सौर विकिरण मतलब आप समझ रहे हैं सूर्य की किरणों के बारे में बात की जा रही है। अगर कोई जल है तो अगर जल चक्र में अगर सूर्य की किरणें पड़ेंगी ही नहीं तो वो इवेपोरेशन होकर भाप बन के ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा तो बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे तो वर्षा कैसे होगी? यही होता है इसमें दिक्कत। और जल का वाष्पीकरण जो होता है इसी से रिलेटेड होता है, जल चक्र का चलना सौर विकिरण की वजह से ही होता है। अब अगला जो है वो हम लोगों का खाद्य श्रृंखला के बारे में है। पूरा कैसे कैसे श्रृंखला चलती है उसके बारे में बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे। और पर्यावरण का ये पहला पार्ट था मित्रों, कैसा लगा आप लोगों को अच्छे से बताइएगा। थोड़ा हम लोगों ने एक्सप्लेन करके चलने का प्रयास किया, और अगर इसमें भी आपको कुछ कमियां लगती हैं या फिर आपको लगता है कि स्पीड कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो जैसा भी हो आप हमें ज़रूर सुझाव दें, आपके सुझाव सर्वोपरि होंगे। मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कर दें, और जो भी मित्र पर्यावरण के अध्ययन में या अध्ययन कर रहे हैं उन्हें आप शेयर अवश्य करें। आप लोगों के प्यार और सहयोग के लिए आप लोगों का धन्यवाद।